हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम समझते हैं इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बिल्कुल सिंपल तरीके से। आज हम नेचर की अपनी खुद की इकोनॉमी यानी कि इकोसिस्टम्स को डिकोड करने वाले हैं। ये एक ऐसी परफेक्टली बैलेंस्ड इकोनॉमी है जहां कोई बैंक अकाउंट या मैनेजर नहीं है, पर हिसाब एकदम बराबर रहता है। तो क्या आप रेडी हैं इस फैसिनेटिंग जर्नी पर चलने के लिए? शुरू करने से पहले 1 मिनट रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि इस धरती पर जितनी भी एनर्जी है वो आखिर आती कहां से है? और नेचर बिना किसी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के इस मैसिव एनर्जी को इतने फ्लॉलेसली मैनेज कैसे करती है? यही थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन हमारे आज के इस पूरे एक्सप्लेनर का बेस है। लेट्स एक्सप्लोर दिस टुगेदर। आज के इस सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक बार जल्दी से उस पर नजर डाल लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे इकोसिस्टम को डिकोड करने से, फिर हम द फ्लो ऑफ एनर्जी को समझेंगे, उसके बाद इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ऑर्गेनिजम्स के आपस के इंटरैक्शंस, नेचर के स्कैवेंजर्स और क्लीनर्स, और आखिर में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोटेक्टिंग और बायोडाइवर्सिटी। तो चलिए बिना देरी किए जंप करते हैं हमारे पहले टॉपिक पर, डिकोडिंग द इकोसिस्टम। हम एकदम माइक्रो लेवल से स्टार्ट करके मैक्रो पिक्चर तक जाएंगे। देखिए, नेचर ना एकदम बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करती है। सबसे बेसिक यूनिट है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एक छोटा सा अमीबा या फिर आप और मैं। जब एक ही स्पीशीज के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं तो बनती है पॉपुलेशन। फिर जब अलग अलग स्पीशीज एक एरिया शेयर करती हैं तो उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। इसके बाद एंट्री होती है हमारे हीरो की, इकोसिस्टम, जिसमें सारी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें आपस में इंटरैक्ट करती हैं। और इन सबको अगर मिला दें तो बनता है हमारा बायोस्फीयर, यानी वो पूरी जगह जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब एक इकोसिस्टम के अंदर ना दो बहुत ही क्रूशियल पिलर्स होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक का मतलब बहुत सिंपल है यार, हर वो चीज जिसमें जान है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और दूसरी तरफ अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जैसे कि सनलाइट, पानी, हवा और टेम्परेचर। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह से इंटरडिपेंडेंट होते हैं। एक के बिना दूसरे का कोई वजूद ही नहीं है नेचर में। इस बायोटिक दुनिया के अंदर हमें दो और टर्म्स एकदम क्लियर रखने हैं, फ्लोरा और फौना। इसे याद रखने की एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताता हूं। फ्लोरा साउंड करता है फ्लावर जैसा, राइट? तो इसका मतलब है किसी पर्टिकुलर एरिया के नेचुरली अकरिंग प्लांट्स, जैसे फर्न्स या बैम्बूज। और फौना का सीधा सा मतलब है उस एरिया के एनिमल्स, जैसे लेपर्ड्स या मंकीज। तो फ्लोरा माने प्लांट्स और फौना माने एनिमल्स। एकदम सॉर्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, द फ्लो ऑफ एनर्जी। जैसे हमारी ह्यूमन इकोनॉमी चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है ना, बिल्कुल वैसे ही इस नेचुरल इकोनॉमी की करेंसी है एनर्जी। ये एनर्जी नेचर में एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ती है, जिसे हम फूड चेन कहते हैं। ये पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर्स से, यानी ग्रीन प्लांट्स जो सीधा सनलाइट का यूज करके अपना खाना बनाते हैं। फिर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी हर्बिवोर्स, जो इन प्लांट्स को खाते हैं। इनको आगे खाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी कार्निवोर्स, जैसे फ्रॉग। और फाइनली इस चेन के टॉप पर बैठे हैं टर्शरी कंज्यूमर्स या टॉप प्रेडेटर्स, जैसे कि एक टाइगर या ईगल। ये कौन किसको खाएगा वाला साइकिल ही एक्चुअली एनर्जी को ट्रांसफर करता है। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। नेचर अपना एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टैक्स चार्ज करती है, जिसे 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांसफर होती है तो आगे सिर्फ 10% एनर्जी ही पास होती है, बाकी की 90% नेचुरली प्रोसेस में लूज हो जाती है। इसी रीजन से आप देखेंगे कि कोई भी फूड चेन 3 या 4 स्टेप से ज्यादा लंबी नहीं होती, क्योंकि आगे वाले ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी बचती ही नहीं है। अब रियल लाइफ में नेचर इतनी सिंपल तो है नहीं कि सीधी लाइन में चले। नेचर के अंदर होता है एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स फूड वेब। यहाँ सारी फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। एक सिंपल फ्रॉग कई अलग एनिमल्स का शिकार हो सकता है, और वो खुद कई टाइप के इंसेक्ट्स खा सकता है। ये जो कनेक्टिविटी है ना, यही एक्चुअली नेचर में स्टेबिलिटी लाती है। अगर कल को एक स्पीशीज थोड़ी कम भी हो जाए तो पूरा सिस्टम कोलैप्स नहीं करेगा। बहुत स्मार्ट डिजाइन है। तो अभी तक का हिसाब किताब क्लियर है? चलिए अब देखते हैं कि साइंटिस्ट्स इन कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस को विजुअली कैसे मैप करते हैं। आवर नेक्स्ट सेक्शन, अंडरस्टैंडिंग इकोलॉजिकल पिरामिड्स। साइंटिस्ट एसेंशियली 3 तरह के पिरामिड्स यूज करते हैं इन चीजों को समझने के लिए। पिरामिड ऑफ नंबर हमें दिखाता है कि हर लेवल पर एक्चुअली कितने ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास हमें टोटल लिविंग मैटर यानी बायोमास की क्वांटिटी बताता है हर स्टेज पर। और तीसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी, जो स्ट्रिक्टली ये ट्रैक करता है कि हर ट्रांसफर पर एनर्जी कितनी अवेलेबल है और कितनी लूज हो गई। अब जरा इस रिप्रेजेंटेशन को देखिए।
ये आपको उस 10% लॉ का एकदम क्लियर प्रूफ देगा। सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स हैं, जहां बार सबसे बड़ा है क्योंकि एनर्जी फुल है, पर जैसे ही हम ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर्स पर आते हैं, बार का साइज ड्रास्टिकली श्रिंक हो जाता है। और उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर्स तक पहुंचते पहुंचते देखिए एनर्जी एकदम लो रह जाती है। यही वो स्ट्रिक्ट हिसाब है जिसकी हम बात कर रहे थे। एनर्जी फ्लो क्लियर हो गया हो तो अब हम देखते हैं कि एनिमल्स आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं। मूविंग टू सेक्शन 4, हाउ ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट, और एज आई लाइक टू से, डूइंग बिजनेस इन नेचर। आपको क्या लगता है इनकी डील्स कैसी होती हैं? नेचर में बेसिकली 3 तरह के बिजनेस मॉडल्स चलते हैं। इन प्लस और माइनस साइंस को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहला इंटरैक्शन है सिम्बायोसिस। ये एक प्लस प्लस रिलेशनशिप है, यानी दोनों पार्टी का फायदा। एक बढ़िया एग्जाम्पल है लाइकेंस, जहां फंगस और एल्गे मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दूसरा मॉडल है पैरासिटिज्म। ये प्लस माइनस डील है। जैसे इंसानों के पेट में अगर टेपवॉर्म हो तो पैरासाइट को मुफ्त का खाना मिलता है प्लस, पर हम होस्ट बीमार पड़ते हैं माइनस। और तीसरा है प्रेडेशन। ये भी प्लस माइनस है, पर यहां एक प्रेडेटर सीधा अपने प्रे को मारकर खा जाता है, जैसे एक टाइगर डियर का शिकार करता है। अब आते हैं इस पूरी पिक्चर के रियल अनसंग हीरोज पर। सेक्शन 5, नेचर स्कैवेंजर्स एंड क्लीनर्स। सोचिए अगर दुनिया से ये अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? पूरा इकोसिस्टम लिटरली एक डेड बॉडीज और कचरे का ढेर बन जाएगा यार। नेचर ने मेगा सफाई अभियान के लिए 2 अलग स्पेशलाइज्ड टीम्स बनाई हैं। पहली टीम है स्कैवेंजर्स। ये वल्चर्स और क्रोज जैसे थोड़े बड़े एनिमल्स होते हैं जो सीधा डेड एनिमल्स और प्लांट्स को खाते हैं। इनकी हेल्प करती है दूसरी टीम, डीकंपोजर्स। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं जैसे बैक्टीरिया और फंजाई। ये बचे हुए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके एकदम सिंपल सब्सटेंसेस बना देते हैं। और द मोस्ट अमेजिंग पार्ट, ये न्यूट्रिएंट्स को वापस सॉइल में मिक्स कर देते हैं ताकि प्लांट्स उन्हें फिर से यूज कर सकें। यह है नेचर का अल्टीमेट रिसाइकलिंग सिस्टम। तो अब तक हमने देखा कि नेचर कितने ब्यूटीफुली सब कुछ खुद संभालती है, पर आज की डेट में इस बैलेंस पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए हमारा ये फाइनल सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्टिंग आवर बायोडाइवर्सिटी। ये टाइम है थोड़ा सीरियसली सोचने का। पहले तो इस टर्म का मतलब क्लियरली समझ लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली ये हमारे इकोसिस्टम की स्पीशीज रिचनेस है। एक पर्टिकुलर जगह पर कितने अलग अलग टाइप की लाइफ एग्जिस्ट करती है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब मिलकर बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। और इस डेलिकेट बैलेंस को मेंटेन रखना सिर्फ नेचर की खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि हम इंसानों के इस प्लैनेट पर जिंदा रहने के लिए भी एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। इसी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग जोन्स एस्टैब्लिश करती है। पहले लेवल पर आते हैं वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, जहां स्ट्रिक्टली एनिमल्स को हंटिंग से बचाया जाता है और सेफ स्पेस दिया जाता है। दूसरे लेवल पर है नेशनल पार्क्स। ये काफ़ी रिजर्व्ड होते हैं, पर यहाँ लोग नेचर को केयरफुली एक्सपीरियंस करने जा सकते हैं, जैसे रणथंभौर। और सबसे मैसिव स्केल पर आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। यहाँ सिर्फ एनिमल्स नहीं, बल्कि उस पूरे एरिया के एनवायरनमेंट और वहाँ के ट्रेडिशनल ट्राइबल लाइफ को भी कंजर्व किया जाता है। अब इन सारे कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स को गाइड करने में एक बुक का बहुत बड़ा हाथ है, द रेड डेटा बुक। इसे IUCN प्रॉपरली मेंटेन करता है। ये एसेंशियली एक ट्रैक रिकॉर्ड है उन सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज का जो एक्सटिंक्शन के बहुत करीब आ चुकी हैं, जैसे कि हमारे टाइगर्स और एलिफेंट्स। इसी साइंटिफिक डेटा से कॉन्जर्वेशनिस्ट को क्लियर डायरेक्शन मिलती है कि सबसे अर्जेंट हेल्प की जरूरत कहाँ है। आज के इस डीप सेशन को हम एक आखिरी बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ एंड करेंगे। अगर एक माइक्रोस्कोपिक सा डीकंपोजर या आसमान में उड़ने वाला एक वल्चर इस नेचर में इतना वाइटल रोल प्ले कर रहा है, तो इस पूरी फूड चेन के एब्सोल्यूट टॉप पर बैठकर हम इंसानों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस बैलेंस को बचाने की। मैं सिंसियरली चाहता हूं कि आप लोग इस बारे में थोड़ा सोचें। हम इस इकोनॉमी के मालिक नहीं हैं, बस एक हिस्सा हैं। आज के इस सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप लर्निंग, कीप आस्किंग क्वेश्चंस, और हम मिलेंगे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनर में।